वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की। ओके, तो देखो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था जी। हमने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा, वो बॉयल्स लॉ पढ़ लिया था, चार्ल्स लॉ पढ़ लिया था, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं बेटा 11th क्लास का, स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट है हमारी। अब पढ़ते हैं हम गैलुसैक्स लॉ। क्या पढ़ेंगे बेटा? गैलुसैक्स लॉ। ओके बेटा जी, गैलुसैक्स लॉ, गैलुसैक्स लॉ। ओके बेटा, तो ये बेसिकली ये जो लॉ है ना बेटा, ये क्या बताता है? टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशनशिप बताता है। टेम्परेचर और प्रेशर में भी रिलेशनशिप बताता है। तो देखो अगर आपने कभी ध्यान दिया हो बेटा, क्या होता है जी, अगर आपने ध्यान दिया हो जो भी हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है? प्रेशर लगभग कांस्टेंट रहता है। जितने भी उसके टायर्स होते हैं ना, हमारी जितनी भी गाड़ियां होगी और मोटरसाइकिल्स की जो टायर्स होते हैं ना, वो उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। बट कभी कभी जब हॉट समर डेज होते हैं ना, तो उसमें ना प्रेशर जो होता है ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगता है। ठीक हो गया। उसमें जो प्रेशर होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगता है, और अगर हम उसका प्रेशर मेंटेन नहीं करके रखते तो हमारा जो टायर होता है ना, वो फट भी सकता है। ठीक हो गया। पहला ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखना बेटा आप। और जब हमारे हमारे क्या होते हैं बेटा, विंटर डेज होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? प्रेशर ना ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगता है। ठीक हो गया। तो देखो बेटा, इसी को ही आधार मान के जो गैलुसैक साइंटिस्ट था, इसने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी। इसने ये बताया कि बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ठीक हो गया। इसका मतलब बेटा टेम्परेचर के हिसाब से प्रेशर चेंज होता है जी। जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो उसने ये बताया दी एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। यहां पर क्या है बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो उसने ये बात बताई बेटा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक हो गया। और टेम्परेचर घटाऊंगा तो प्रेशर घटेगा जी। ठीक है। तो ये गैलुसैक्स की क्या थी? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था बेटा। ओके, तो देखो प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा जी? K1 लगाया था बॉइलिंग में, बॉयल्स लॉ में। K2 लगाया था किसमें बेटा? चार्ल्स लॉ में। तो इसमें क्या लगाऊंगा? P इक्वल्स टू K3T हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा बात? ओके जी, इज इट क्लियर और नॉट? तो ये होगी पहली इक्वेशन। और इसको किस तरीके से लिख सकता हूं? P अपॉन T इक्वल्स टू K3, या मैं कैसे कह सकता हूं? इक्वल्स टू कांस्टेंट। सही है जी, बात क्लियर है बेटा? बोलो जी यस या नो। ओके, अब देखो बेटा, अब अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, y इक्वल्स टू mx है, तो p इक्वल्स टू क्या है बेटा? K3T है। तो ये किसके सिमिलर है? दिस इक्वेशन इज सिमिलर एज, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू किसकी बेटा? y इक्वल्स टू एम एक्स की तरह सिमिलर दिखाई दे रही है। ठीक हो गया। तो बेटा जो हमारा ग्राफ, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर पर, तो मेरा क्या आएगा बेटा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने प्रेशर लिखा, यहाँ पर लिखा जी टेम्परेचर। अब ध्यान से देखना बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो देखो तीन ग्राफ में आपके साथ, तीन कर्व में आपके साथ बना रहा हूं। देखो ये एक, ये तीन, ये दूसरा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर V1 लिखा है, V2 लिखा है, V3 लिखा है। तो ये जो कर्व है ना बेटा, ये जो हमारे ग्राफ्स प्लॉट हुए ना, इसको कहेंगे आइसोकोर्स। ठीक है। क्या कहेंगे बेटा? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो गया ना, तो इसको कहेंगे आइसोकोर्स। और ये इस वाली ग्राफ का, इस वाली इक्वेशन का ये बेटा ग्राफ हो गया जी। क्लियर है या नहीं बेटा जी बात? अब देखो यहां पर क्या होगा बेटा, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, यहां पर V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3। देखो V1 क्यों लेस हुआ? क्योंकि हमने बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा है बेटा? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो देखो प्रेशर अगर बढ़ेगा, यानी यहां पर प्रेशर क्या है बेटा? ज्यादा है, तो इसका वॉल्यूम जाहिर सी बात है कम होगा। तो प्रेशर इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम के, इस वजह से V1 लेस देन V2, V2 लेस देन V3। क्लियर है बेटा बात? इज इट क्लियर और नॉट? तो गैलुसैक्स लॉ सभी को समझ में आया बेटा? अब देखो, अब हम बात करते हैं बेटा एवोगैड्रोस लॉ। किसकी तरफ आगे बढ़ जाता हूं मैं? नेक्स्ट लॉ है बेटा एवोगैड्रोस लॉ। ओके जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एवोगैड्रोस लॉ, गैड्रोस लॉ। सही है बेटा, बात क्लियर है? देखो इसको भी बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई तरीके से समझते हैं बेटा। ये क्या बताता है बेसिकली?
ये लॉ ये बताता है, इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर ऑल गैसेस विच ऑक्युपाई सेम वॉल्यूम, अगर मान लो, आप ध्यान से समझो, पहले हिंदी में समझो, एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर कि जो वॉल्यूम है ना, कि इक्वल वॉल्यूम की जो गैसेस है ना, वो ऑक्युपाई करेंगी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर और नॉट? फिर दोबारा समझो, एवोगैड्रोस लॉ ये बताता है अंडर कंट्रोल्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस द वॉल्यूम ऑफ ऑल द इक्वल वॉल्यूम ऑक्युपाई द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया? देखो, इट स्टेट्स दैट, ये क्या बताता है बेटा? इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान से समझो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके बेटा जी, द वॉल्यूम, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, द इक्वल वॉल्यूम बेटा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक हो गया बेटा, ऑक्युपाई करती हैं, ऑक्युपाई इक्वल वॉल्यूम, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बात क्लियर है? देखो, उसने कहा कि अगर, ध्यान से समझो, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जो गैस होगी अगर उनका वॉल्यूम इक्वल है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई करती हैं। ठीक है बेटा? तो देखो हम कैसे रिलेशन, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा जी? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। अब यहां पर क्या है बेटा? वेयर n इक्वल्स टू क्या है बेटा? n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। क्या है बेटा जी? नंबर ऑफ मोल्स। ओके जी, इज इट क्लियर और नॉट? देखो, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाऊंगा तो K4 मैंने एक नया कांस्टेंट लिखा। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा? ठीक हो गया जी? बोलो जी यस या नो, कमेंट करके बेटा जरूर बताना। तो एवोगैड्रोस लॉ बेसिकली ये क्या बताता है बेटा? वॉल्यूम और अमाउंट को रिलेटेड रिलेशन है। बेसिकली किसका है बेटा? वॉल्यूम और अमाउंट का रिलेशन है, वॉल्यूम और अमाउंट का रिलेशन है। सही है बेटा? बात समझ में आ रही है? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ मोल्स के। इसका मतलब अगर इक्वल वॉल्यूम किसी गैसेस का है तो वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई करेगी। अब देखो बेटा, हमने वॉल्यूम फर्स्ट में पढ़ा है, सॉरी यूनिट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा है? नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? क्या होते हैं बेटा? 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 1 मोल इक्वल्स टू, बोलो जी, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6.022 इंटू 10⁻3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ में आ रही है बेटा बात या नहीं? ठीक हो गया? मैं एक बार चेक कर लेता हूं बेटा वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। ओके, हाँ तो बेटा ऑल इज फाइन। ठीक है, तो देखो हम यहां पर थे कि 1 मोल हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा जी। अब देखो बेटा, अगला हम पढ़ेंगे। अब देखो, अब एक बात आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम। अब देखो, वॉल्यूम का टर्म है वॉल्यूम एट एसटीपी। अब आपको याद रखना है, वॉल्यूम अगर होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन, तब क्या होगा बेटा? वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का 22.7 लीटर होगा जी। याद रखना है बेटा ये बात ध्यान से। तो क्या होगा? वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब हो गया बेटा, टेम्परेचर कितना होगा? 0 केल्विन होगा। ठीक हो गया? ओके जी। और प्रेशर क्या होगा? 1 बार होगा। वो होती है बेटा, सॉरी एक बार और देखो बेटा, प्रेशर क्या होगा? 1 बार होना चाहिए। और टेम्परेचर क्या होगा बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इसका मतलब तब जो हमारा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी बेटा कोई भी गैस, वो क्या होगा? 22.7 लीटर। ये मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी बता चुका हूं। ठीक हो गया? अब एक वॉल्यूम और देख लो, वॉल्यूम एट एनटीपी पर कितना होता है बेटा? एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर होता है 24.4 लीटर। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो जी। तो ये आपको दोनों टेम्परेचर, दोनों वॉल्यूम ध्यान रखना है। एसटीपी पर 22.7 लीटर होता है और एनटीपी पर 24.4 लीटर होता है। ठीक है जी?
अब इसको रब करते हैं बेटा। अब दोबारा से हम इस वाली इक्वेशन पे भी आ जाते हैं। देखो जी, ध्यान से देखो जी, इसी वाले पे एवोगैड्रोस लॉ पर ही आते हैं दोबारा से। ठीक है, तो देखो हमने ये एवोगैड्रो लॉ बेसिकली किसका रिलेशनशिप बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम का रिलेशन बताता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो V इक्वल्स टू K3 हो गया, सॉरी K4 होगा इंटू N। सही है बेटा, बात क्लियर है। तो देखो बेटा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया K4N के। ओके, तो देखो कैपिटल K रख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम जानते हैं बेटा, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, मोलर मास अपॉन सॉरी मास अपॉन मोलर मास से निकालते हैं। बोलो जी यस या नो। हमें पता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स किसी के भी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास से निकालते हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करता हूं बेटा, ध्यान से समझना है आपको। मैं क्या करता हूं जी, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो अब मैं क्या करता हूं, इसकी जगह इसको रख देता हूं। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यू रखता हूं, तो K4 इंटू स्मॉल m हो गया अपॉन कैपिटल M हो गया बेटा जी। सही है बात, बोलो जी। अब इस कैपिटल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, कैपिटल M इक्वल्स टू K4 इंटू स्मॉल m अपॉन वॉल्यूम हो गया जी। अब देखो बेटा, हम जानते हैं डेंसिटी, अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम होता है जी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम बेटा जी। ठीक हो गया, तो मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, m इक्वल्स टू K4 कॉन्स्टेंट इंटू डेंसिटी, या मैं इसको ऐसे तरीके से भी लिख सकता हूं, और के m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा बात। तो देखो इसमें इस रिलेशन से मुझे क्या फाइंड आउट हुआ, इससे मुझे ये पता लगा कि किसी भी गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो मोलर मास होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस की डेंसिटी के ऊपर। ठीक हो गया, तो दूसरे शब्दों में हम कैसे लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ एनी गैस ऑफ द डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। गैस के मोलर मास के ऊपर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसका बेटा, डेंसिटी उस गैस की। सही है बेटा, बात क्लियर है। अब देखो बेटा, अब क्या होता है, अब हम तीनों गैसियस लॉ को कंबाइन करके हम बनाएंगे कौन कौन से, बॉयल्स लॉ को कंबाइन करेंगे, चार्ल्स लॉ को मिलाएंगे। ठीक हो गया, और मिलाएंगे हम एवोगैड्रोस लॉ को। जब मैं कंबाइन इफेक्ट शो कर, जब मैं कंबाइन कर देता हूं, तो हमारी एक हाइपोथेटिकल गैस बनती है, जिसको क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहा जाता है। ठीक हो गया, आइडियल गैस एक टाइप की हाइपोथेटिकल है, केवल ये हाइपोथेटिकल गैस है। इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है बेटा जी, जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। ठीक हो गया जी। तो अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर, मैं आगे बढ़ जाता हूं। क्या है बेटा, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस। ठीक है, तो देखो इट इज ए कंबाइंड लॉ है बेटा, ये कंबाइंड लॉ है। तो देखो ध्यान से देखो, इसका डेरिवेशन प्रूव करते हैं। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो जी, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या कहता है जी, बोलो जी। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ये कहता है बेटा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जी। ठीक हो गया, बात क्लियर है, कांस्टेंट जब टेम्परेचर होता है। अब उसके बाद करो जी चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या कहता है जी, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बेटा ये कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के बराबर। ठीक हो गया, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेटा जी। ठीक हो गया, एट कांस्टेंट प्रेशर पर, क्या बेटा, कांस्टेंट प्रेशर। समझ रहे हो बात, ओके जी, बोलो जी यस या नो। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा बेटा, एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रो लॉ, तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर इक्वल वॉल्यूम की गैसेस हैं तो वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई करेंगी। ठीक हो गया, तो क्या कहता है बेटा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलो जी यस या नो। ठीक हो गया, टेम्परेचर एंड प्रेशर बेटा जी। तो अब क्या करेंगे बेटा, इन तीनों इक्वेशन को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, N T अपॉन P हो जाएगा। बोलो जी यस या नो। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं, तो कांस्टेंट लगाता हूं R N T
अपॉन पी। सही है, बात समझ में आ रही है बेटा। और तरीके से मैं लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन पी। ठीक है, और मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक हो गया, बात क्लियर है। तो ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन बन गई। अब आर यहाँ पर क्या है बेटा, आर क्या रेफर करता है, आर इज ए कांस्टेंट, वेयर आर इज ए गैस कांस्टेंट होता है, आर इज ए गैस कांस्टेंट। क्या है जी, आर इज ए गैस कांस्टेंट। ओके, अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना बेटा, ये सभी गैसेस के लिए सेम वैल्यू रहेगी। क्या रहेगी बेटा, इस आर की वैल्यू सभी गैसेस के लिए कांस्टेंट रहेगी। ठीक हो गया, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, इस वाली इक्वेशन को कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पर देख लो, P क्या है बेटा, प्रेशर ऑफ ए गैस, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और R क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट। इस वजह से ये सभी के लिए कांस्टेंट रहती है, इस वजह से इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल कांस्टेंट। बोलो जी यस या नो, सही है, बात समझ में आ रही है बेटा या नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा, R की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से आपको याद करनी है बेटा, R की वैल्यू 3। ठीक है, इसको रब करते हैं, फिर मैं आपको R की वैल्यू 3 वैल्यू आपको बताता हूं कौन कौन सी होती है। ठीक है, वो आपको याद करनी है। ठीक है, तो देखो बेटा, आर की होती है बेटा 3 वैल्यू, ध्यान से समझना है। आर की वैल्यू 3 होती है, कौन कौन सी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन बेटा पर मोल। ठीक है, दूसरी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर बेटा जी पर केल्विन पर मोल। सही है बात। और दूसरी वैल्यू होती है 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक हो गया, ये 3 वैल्यू होती है आपकी आर की, ये आपको याद करनी है। ठीक हो गया, क्वेश्चन पुट होता है, देखो जी, इसमें वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में, और प्रेशर किसमें होगा जी, किसमें होगा, पास्कल में होगा। ठीक हो गया, इस वाली वैल्यू जब वैल्यू होगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखो क्या होगा, जब 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, तो आर की वैल्यू, अब इसमें वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, जब हम 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आर की वैल्यू रखेंगे, तो वॉल्यूम होगा बेटा हमारा मीटर क्यूब में, प्रेशर किसमें होगा बेटा, पास्कल में होना चाहिए। ठीक हो गया, अब जब मैं ये वैल्यू रख रहा हूं बेटा 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल, तब बेटा मेरा वॉल्यूम किसमें होगा, लीटर में होगा जी, और प्रेशर किसमें होगा, एटीएम में। समझ में आ रही है बेटा या नहीं बात, इज इट क्लियर और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब देखो, फिर दोबारा इस वाले इक्वेशन में मैं दोबारा आता हूं, मैं इसको और किस तरीके से लिख सकता हूं, आर इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनटी लिख सकता हूं जी। अब ये इक्वेशन को कहते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या बोला जाता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। समझ में आ रही है बेटा बात या नहीं, यहाँ पर आर कांस्टेंट है। अब देखो, अब ध्यान से देखो बेटा, आर की वैल्यू मैंने आपको बता दी, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी। अब देखो, इसका मतलब और किस तरीके से मैं लिख सकता हूं, पीवी अपॉन टी इक्वल्स टू एनआर लिख सकता हूं। भाई किसी भी गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे, मतलब कांस्टेंट रहेंगे, आर हमारा गैस कांस्टेंट है ही। ठीक हो गया, अब देखो बेटा, अब देखो ये जो गैस है ना, वो एक्सपेंड हो रही है। ठीक हो गया, अब मान लो इनिशियल प्रेशर P1 था, और इनिशियल वॉल्यूम V1 था, और इनिशियल टेम्परेचर क्या था बेटा, V2 T1 था। अब उससे एक्सपेंड करी वो, प्रेशर P2 हो गया, ठीक हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, और टेम्परेचर T2 हो गया। अब ध्यान से समझो बेटा, देखो इसको रब करते हैं, समझ में आ रही है बेटा या नहीं बात। ओके जी, देखो ध्यान से समझो इस वाली इक्वेशन को। तो अब देखो, मैंने ये कहा भाई इनिशियल प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, और टेम्परेचर T1 था। अब उसका प्रेशर एक्सटेंड करा, ठीक हो गया, तो प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया उस गैस का, और टेम्परेचर क्या हो गया बेटा जी, T2 हो गया। तो अब देखो, अगर इसी वाली इक्वेशन को मैं देखता हूं, तो क्या होगी बेटा मेरी, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NR, क्योंकि भाई उस गैस के नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे और गैस कांस्टेंट सेम ही रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या हुआ, जब कुछ टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, और टेम्परेचर T2 हो गया, तो वो भी NR रहेगा क्योंकि सेम गैस है जी। ठीक हो गया, इस और इस इक्वेशन को कंबाइन करने पर बेटा क्या आ जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू
P2V2 अपॉन T2। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा बात? तो देखो अब क्या हो जाएगा बेटा, अब ये आउट ऑफ 6, अब ये 6 वेरिएबल है, अगर मुझे 5 वेरिएबल की वैल्यू पता है तो मैं 6 वेरिएबल निकाल लूंगा बेटा। ओके, अब इस पूरी इक्वेशन को क्या कहते हैं बेटा, कंबाइंड गैस लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंबाइंड गैस लॉ कहा जाता है। और इस इक्वेशन को क्या कहते हैं बेटा, कंबाइंड गैस इक्वेशन कहते हैं। सही है बात, कंबाइंड गैस इक्वेशन कहा जाता है। सही है बात, इज इट क्लियर और नॉट? तो क्या रिलेशन आया बेटा, P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स और गैस कांस्टेंट कांस्टेंट है। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।